नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पाठ पुस्तक के आधार से जो 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उन तीनों पाठों के सामान्य सारांश की बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ संकेत बिंदु और वहीं पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे, उनकी बात करने वाले हैं। याद रखिए, आपके पाठ्यक्रम में कृतिका के लिए जो वेटेज है वह 6 अंक का है। 6 अंक हैं। 3-3 अंक वाले 2 प्रश्न, 3 आएंगे, कोई 2 करने होंगे, जो कि 60 से 70 शब्दों में आपको उनके उत्तर लिखने होंगे। लगभग 6 से 7 बिंदु याद रखिए, सभी याद रखिए। देखिए 3 पाठ कौन कौन से? माता का अंचल, लेखक शिव पूजन सहाय, आत्मकथात्मक शैली की रचना। इसी तरह जॉर्ज पंचम की नाक, व्यंग्यपूर्ण कहानी, लेखक कमलेश्वर। इसी तरह से साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृत्तांत है। देखिए, प्रथम पाठ माता का अंचल, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। देखिए ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक, अंत तक सुनिए, तभी आपके लिए लाभकर है। 2-3 मिनट सुनकर छोड़ देना ठीक नहीं है। और बहुत संक्षिप्त में आपको तीनों पाठों का 8 से 10 मिनट में सारांश मिल रहा है, संकेत बिंदु मिल रहे हैं, पाठ में क्या है, किस प्रकार का विषय है। आप यदि इसे सुन लेंगे तो परीक्षा से पूर्व विस्तार से आपको तीनों पाठों की रीडिंग करनी होगी, क्वेश्चन आंसर तैयार करने होंगे। मैंने तीनों पाठों के अलग अलग 3 वीडियो जारी किए हैं, उन्हें विस्तार से सुनिए। लेकिन यहाँ केवल सार रूप में कुछ बातों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लेखक शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित आत्मकथात्मक शैली की यह रचना 1926 में रचे गए देहाती दुनिया उपन्यास से ली गई है। प्रस्तुत रचना में जहां एक ओर 1930 के दशक की ग्राम संस्कृति का, उस समय के सामाजिक जीवन का, बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर कथा नायक भोलानाथ, बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ, प्यार से भोलानाथ कहते थे। कथा नायक भोलानाथ तारकेश्वर नाथ का अपने माता पिता के साथ जुड़ाव का भी प्रभावी वर्णन किया गया है। इस पाठ में लेखक ही मुख्य पात्र के रूप में हैं। लेखक ने अपने मौज मस्ती के दिनों का बड़ी ही रोचक शैली में वर्णन किया है। लेखक अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहकर पुकारता था। भोलानाथ का माता से दूध पीने तक का नाता था। बाकी वह पिता के साथ ही सोता, उठता, नहाता, पूजा करता, खेलता और गंगा घाट मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाता था। प्रस्तुत रचना में बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल व उनकी शैतानियों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत रचना में यह भी बताया गया है कि बच्चे भले ही पिता से जुड़ाव रखें, लेकिन संकट के समय माता का अंचल ही उन्हें सर्व प्रकार से सुकून व शांति प्रदान करता है। एक प्रसंग और इसमें कि बच्चे बच्चों का संग पाकर रोना भूल जाते हैं। 2 घटनाएं इसमें आई हैं। एक घटना जब भोलानाथ की माँ उसे प्रतिदिन तैयार करती है, भोलानाथ रोने लगता है और पिता उसे कंधे पर बिठाकर बाहर लाते हैं, और जैसे ही भोलानाथ अपने हमजोलियों को, मित्रों को देखता है तो रोना भूल जाता है। इसी तरह जब एक बार भोलानाथ और उसके मित्र बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, तो उस समय गुरुजी ने बुलाकर भोलानाथ की पिटाई की थी। पिताजी पहुँचे, गुरुजी से चिरोरी निवेदन किया और भोलानाथ को अपने कंधे पर बिठाकर बाहर ले आए। भोलानाथ तेज तेज रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, लेकिन जैसे ही अपने हमजोलियों, मित्रों को देखा तो रोना भूल गया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, कि बच्चे बच्चों का संग पाकर रोना भूल जाते हैं, किस प्रकार से? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ओके, माता का अंचल पाठ के महत्वपूर्ण संकेत बिंदु,
याद रखिए, इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख करके आप पाठ की रीडिंग करेंगे, आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, पिता से मिले पूजा पाठ के संस्कार, लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना, माता के साथ भोलानाथ का संबंध, बच्चों की शैतानियाँ और खेल, पिता के संग खेले हुए खेल, पिता से अधिक जुड़ाव, लाड़ प्यार से भोजन करना। जब पिता भोजन करा चुकते तो माता कहती कि तुम्हें भोजन कराना नहीं आता, तो बड़े बड़े कौर बनाती, तोता मैना कोयल नाम रखती और कहती जल्दी जल्दी खा जाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। भोलानाथ ने कहा है पाठ में लेखक ने कि मैं इतने जल्दी उन्हें गप्प कर जाता कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। तरह तरह के खेल, बच्चों का संग पाकर भोलानाथ का प्रसन्न हो जाना, हुल्लड़बाजी और मस्ती, बच्चों को मूसन तिवारी को चिढ़ाने की सजा, भोलानाथ और सांप का भय, जिस घटना से डर कर के भोलानाथ घुटनों के वर गिरा, छाती के वर गिरा और सीधे माँ के अंचल में आकर के छुप गया, माँ की गोद में शरण। याद रखिए, तो यह उपन्यास जिससे यह रचना ली गई है 1926 में लिखा गया था, देहाती दुनिया उपन्यास का अंश। ओके, आत्मकथात्मक शैली, शिव पूजन सहाय, 1930 की दशक की ग्राम संस्कृति का वर्णन, सामाजिक जीवन का वर्णन। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने माता का अंचल, इस पाठ के महत्वपूर्ण संकेत बिंदु और पाठ का सारांश क्या है, पाठ में वर्णन क्या है, इस बात को हमने समझा है। लीजिए, जॉर्ज पंचम की नाक प्रस्तुत रचना लेखक व पत्रकार कमलेश्वर द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इस व्यंग्य रचना के केंद्र में नाक शब्द है। विद्यार्थियों याद रखिए, ये नाक शब्द का भाव, नाक मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। याद रखिए, इस व्यंग्य रचना के केंद्र में नाक शब्द है जो कि मान सम्मान गौरव व स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रस्तुत रचना में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन, भारत सरकार का उनके स्वागत हेतु तैयारी करना और अचानक इसी तैयारी में इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की नाक उपद्रवियों द्वारा तोड़ दी जाना, भारत सरकार के लिए यह चिंता का विषय बन जाना और एक मूर्तिकार की नियुक्ति की जाना, भारत सरकार के नेताओं व अधिकारियों द्वारा मूर्तिकार की हर उचित व अनुचित बात स्वीकार कर लेना व अपने महापुरुषों, शहीद हुए बच्चों तथा समस्त भारतीय समाज के सम्मान को ताक पर रखकर अपना सम्मान बनाए रखने हेतु जॉर्ज पंचम के सम्मान को बढ़ाना। लेखक का संकेत यह भी है कि जॉर्ज पंचम के गौरव की अपेक्षा भारतीय महापुरुषों व शहीद हुए बच्चों का मान सम्मान कहीं ऊंचा था। यहाँ लेखक ने पत्रकारिता, कार्यालयी व्यवस्था व भारत सरकार की सोच पर गहरा व्यंग्य किया है। लेखक ने इस पर भी प्रकाश डाला है कि अधीनस्थ लोग हमेशा चिंता व परेशानी में रहते हैं, जैसे कि महारानी एलिजाबेथ का जो दर्जी, जो कि जिसे चिंता थी कि एलिजाबेथ भारत यात्रा पर, पाकिस्तान यात्रा पर, नेपाल यात्रा पर कौन कौन से वस्त्र पहनेंगी, किन वस्त्रों में उनका व्यक्तित्व प्रभावी लगेगा। यह रचना इस बात को भी दर्शाती है कि आज़ादी के कई साल बाद भी हमारे देश की तत्कालीन सरकार सन 1959-1960 इस समय की बात है लगभग विद्यार्थियों, तत्कालीन सरकार व अधिकारियों की गुलाम मानसिकता बनी हुई है। तो इस तरह से जॉर्ज पंचम की नाक, इस रचना के माध्यम से विद्यार्थियों लेखक ने एक प्रकार का कटाक्ष, एक प्रकार का व्यंग्य किया है कि हमारी भारत सरकार को रानी एलिजाबेथ के आगमन के समय हमारे भारत की जनता, महापुरुषों, शहीद हुए बच्चों, उनके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं हुई। भारत सरकार को तो जॉर्ज पंचम का मान सम्मान बढ़ाना था, रानी एलिजाबेथ के सामने अपनी नाक, अपना मान सम्मान रखना था। इसलिए शहीद हुए बच्चों, महापुरुषों व देश की 40 करोड़ की उस समय की बात है सन 60 की, 1960 की,
उस समय 40 करोड़ की जो जनता, उसके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं की। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने सामान्य सारांश समझा। ये संकेत बिंदु जिनके आधार पर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन, जो कि अपने पति के साथ आने वाली थी। दर्जी की परेशानी आपको बता दिया कारण। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल बता दिया है आपको, सार में विस्तार आप दीजिए। एक कमेटी का गठन और मूर्तिकार की नियुक्ति। सरकारी कार्यवाही, मूर्तिकार का सरकारी कार्यवाही मतलब फाइलों के पेट चीरे गए, याद रखिए उस पॉइंट को। मतलब फाइलों को देखा गया, किस पत्थर की मूर्ति बनी, कहाँ से लाया गया था, किसने बनाई, लेकिन फाइलें धूल मिट्टी और नमी से ऐसी हो गई थीं कि उनमें कुछ भी पढ़ने में नहीं आया। मूर्तिकार का कलाकार होने के साथ पैसे से वह लाचार था। उसके द्वारा देश भर के पर्वतों की खोज की जाना, भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों की नाक की खोज की जाना, 1942 में शहीद हुए बच्चों की प्रतिमाओं की नाक की नाप ली जाना, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव देना, ये सब मूर्तिकार के द्वारा प्रयास किए गए। याद रखिए, क्वेश्चन आ जाए कि मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। याद रखिए क्या क्या प्रयास किए। देश भर के पर्वतों की खोज की उसने। सबसे पहले तो सरकारी कार्रवाई हुई, कार्यालय की फाइलों के पेट चीरे गए थे। उसके बाद मूर्ति जब वहाँ से सफलता नहीं मिली तो पर्वतों पर जाकर पहाड़ों की पत्थर की खोज की गई। फिर भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों की नाक की नाप ली गई। फिर जब वहाँ से सफलता नहीं मिली तो शहीद हुए बच्चों की नाक की नाप ली गई। जब वहाँ से सफलता नहीं मिली तो 40 करोड़ की जनता में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर और जॉर्ज पंचम की नाक की जगह लगाकर उनके सम्मान को, मान को बढ़ाने का प्रयास किया गया। पत्रकारिता पर व्यंग्य है चिल्ड्रन कि ऐसी पत्रकारिता किस काम की, जो कहते हैं रसोइयों की। जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थीं तो उनके रसोइयों के फोटो, उनके आगे पीछे कौन से डॉग चलेंगे, कौन से फोटोग्राफर चलेंगे, उनके जीवन परिचय छापे जा रहे थे। लेखक का कटाक्ष है कि ऐसी पत्रकारिता युवा पीढ़ी को गुमराह करती है, गलत दिशा की ओर ले जाती है। लोगों द्वारा अंत में मौन विरोध। याद रखिए यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है और लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखित है। याद रहेगा विद्यार्थियों। चलिए अंतिम पाठ, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है और महत्वपूर्ण रचना है। कई प्रश्न जो कि सैनिकों से जुड़े हुए, उनके सीमा पर तैनाती, इसी प्रकार से प्रकृति, जल संरक्षण, पर्वत, पहाड़, पर्यटन स्थल, गरीबों का समाज के प्रति गरीब लोग किस प्रकार से संतुलन का काम करते हैं, ये सब कई प्रश्न इसमें से उठ सकते हैं। महत्वपूर्ण पाठ है, ध्यान से पढ़िए विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़िए। देखिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सारांश। प्रस्तुत रचना मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। इस रचना में लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जिसे गंगटॉक भी कहते हैं, और उसके आगे हिमालय प्रांत की यात्रा का वर्णन किया है। इस रचना में लेखिका ने युमथांग, कटाऊ, लायुंग जैसे विभिन्न पर्यटन स्थलों, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, कर्म के प्रति लोगों के समर्पण, सैनिकों का सीमाओं पर तैनात रहना, लोगों के व्यापार, लोगों की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था, लोक मान्यताओं, पहाड़ी जीवन की कठोरता, कवि लॉन्ग स्टॉक के महत्व, प्रेयर व्हील, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का प्रभावी वर्णन किया है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति, पर्यावरण व जल संरक्षण का संदेश देकर पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया है। लेखिका व उसकी सहेली मणि को हिमालय क्षेत्र का भ्रमण कराने व तरह तरह की जानकारी देने में ड्राइवर कम गाइड, यहाँ कम के बाद गाइड, सब ड्राइवर के साथ गाइड भी, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे की प्रभावी भूमिका रही। याद रखिए जितेन नार्गे पर क्वेश्चन बन सकता है कि जितेन नार्गे को आप गाइड के रूप में किस तरह से देखते हैं। एक गाइड की दृष्टि से उसके व्यक्तित्व में वे गुण हैं या नहीं जो एक गाइड में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लीजिए कुछ संकेत बिंदु विद्यार्थियों, कुछ संकेत बिंदु जो आपके लिए
आपके नोट्स में सहायक हो सकते हैं। आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के अपना नोट्स डेवलप करिए। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन, यात्रा वृत्तांत है यह, मधु कांकरिया की रचना है, याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यटन स्थलों के संरक्षण की प्रेरणा है, याद रखिए। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका किस तरह की रही, तैयारी कर लीजिए अच्छे से। गैंगटॉक शहर की दिन व रात की सुंदरता के बारे में वर्णन है। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर पर रास्ते में मंत्र लिखी हुई 108 सफ़ेद पताकाएं, जो कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर नगर से दूर किसी पवित्र स्थल पर लगाई जाती हैं। वह रंगीन पताकाएं किसी नई शुरुआत पर तीज त्यौहार, उत्सव इत्यादि पर लगाई जाती हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और लेप्चा व भूटिया जातियों के बीच जो लंबे समय तक झगड़े हुए थे, उसके बाद इस कभी लॉन्ग स्टॉक पर दोनों जातियों के बीच में संधि हुई थी। संधि वार्ता पर हस्ताक्षर हुए थे। जितेन नार्गे ड्राइवर कम गाइड भी था, ड्राइवर के साथ साथ गाइड की भूमिका भी निर्वाह कर रहा था। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। हिमालय का असीम सौंदर्य, जितेन नार्गे द्वारा धर्म चक्र के बारे में बताया जाना। काम करती पहाड़ी औरतें अपने मातृत्व का भी पालन कर रही थीं, तो श्रम साधना से भी पीछे नहीं थीं। वहाँ के लोगों को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, याद रखिए। रात का पड़ाव लाइंग में 14,000 की फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से। कटाऊ भारत का स्विट्जरलैंड, कटाऊ पर किसी दुकान का ना होना वरदान सिद्ध हुआ। अभी पर्यटन स्थलों में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए लोग कम जाते थे। दुकानें नहीं थीं, इसलिए वहाँ का जो सौंदर्य था, वहाँ की प्रकृति की जो सुंदरता थी, वह बरकरार थी। सैनिक छावनियाँ, सैनिकों का अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना। क्वेश्चन बन सकता है कि आप सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी भूमिका कैसे निर्वाह करेंगे। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जितेन द्वारा दी जाना। जितेन नार्गे ड्राइवर होने के साथ साथ एक कुशल गाइड भी था। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप अपना नोट्स, इसके अलावा मैंने तीनों पाठों के अलग अलग वीडियो 20-20 मिनट के जारी किए हैं। यहाँ मैंने भी लगभग 18 मिनट में आपको पूरे तीनों पाठों का सारांश बता दिया है। आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।